दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बिहार से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखेंगे 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? आपको बताना है कि जो उड़ीसा था वो बिहार से कब अलग हुआ, क्योंकि जो उड़ीसा था वो बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था पहले। तो 1935 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, जिसको बिहार से कब अलग किया गया? 2000 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बिहार से कौन कौन से राज्य अलग किए गए हैं। चौथा प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ये अक्षांश और देशांतर किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। ठीक। अब यहाँ देखते हैं छठवां प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल याद रखेंगे, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है? बिहार का क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखेंगे बिहार उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है बिहार की? तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की दूरी है। तो इसकी स्थिति देख लेते हैं बिहार की, कि उत्तर से दक्षिण की दूरी। तो यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है बिहार में, ये दूरी कितनी है बिहार की? तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की दूरी है। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे कि बिहार की दूरी पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है? तो 483। इसकी स्थिति जानते हैं। ये आपका जैसे यहाँ पर है तो देख पा रहे हैं 483 किलोमीटर, यानी ये जो दूरी है बिहार की इस तरह से। ठीक है, ऐसे दूरी कितनी है बिहार की? 483 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर में स्थित देश कौन सा है? आपको बताना है कि बिहार के उत्तर में जो स्थित देश है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेपाल देश बिहार के उत्तर में स्थित है, यानी बिहार की जो उत्तरी सीमा है वो किससे लगती है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बिहार की उत्तरी सीमा है और यह किससे लगती है? नेपाल से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा देश स्थित है? नेपाल की। यानी बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और वो किससे लगती है? नेपाल के साथ। याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न में आता है कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है। तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब अंतर्राज्यीय सीमा देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिण में स्थित कौन सा राज्य है? अब दक्षिण में स्थित राज्य देखते हैं कौन सा दक्षिण में। तो बिहार की जो दक्षिणी सीमा है वो किसके साथ में लगती है? तो यहाँ पर ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा है ये वाला। तो ये हिस्सा किससे लगता है? झारखंड से। ठीक है, यह हिस्सा किससे लगता है? यहाँ पर क्या है? झारखंड। तो बिहार का दक्षिणी सीमा बिहार की झारखंड से साझा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के पश्चिम में स्थित कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो इसकी भी स्थिति देखते हैं। ये बिहार है और बिहार का ये कौन सा हिस्सा है? ये पश्चिमी हिस्सा है। बिहार का ये पश्चिमी हिस्सा है। ये जो पश्चिमी हिस्सा है बिहार का, ये किससे लगता है? ये आपका यूपी से। ठीक है, बिहार की पश्चिमी सीमा किससे साझा होती है? यूपी से। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है? तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल स्थित है। तो इसकी भी स्थिति देख लेते हैं कि पूर्वी हिस्सा बिहार का, तो ये बिहार का पूर्वी हिस्सा है। और इधर कौन सा राज्य है किससे बिहार का पूर्वी जो हिस्सा है वो किससे साझा होता है? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से बिहार की पूर्वी सीमा लगती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से
देश में बिहार का स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है भौगोलिक दृष्टि से बिहार का। अगला प्रश्न है बिहार का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं औसतन। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। ये बिहार का जनघनत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे बिहार के प्रमंडल। तो ये जो हैं ये सभी प्रमंडल हैं और बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे बिहार को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। यहाँ देखेंगे ये आपके सभी प्रमंडल लिखे हुए हैं। जैसे पटना प्रमंडल है तो पटना प्रमंडल आपका ये हो जाता है। यहाँ पर कलर करके आपको बताया गया है कि कौन सा किसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो पीला हल्का लाइट कलर है, येलो कलर, तो वो किसको दिखाता है? पटना प्रमंडल को। तो ये आपका पटना प्रमंडल है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आता है कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे पटना प्रमंडल है तो उसमें पूछ लिया कितने जिले हैं। तो आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जिले जो है किसमें है? पटना प्रमंडल में। ठीक है, जैसे कैमूर हो गया आपका, रोहतास हो गया, बक्सर है, भोजपुर है और पटना है, नालंदा है। ये सभी किस प्रमंडल के हिस्सा है? पटना प्रमंडल का। तो इसी तरह से सभी प्रमंडलों से प्रश्न बन सकता है। प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। जैसे पटना हो गया तिरहुत प्रमंडल, तो ये आपका तिरहुत प्रमंडल है। अगला है सारण प्रमंडल, तो ये है आपका सारण प्रमंडल। फिर है कोसी प्रमंडल, तो ये है आपका कोसी प्रमंडल। फिर है दरभंगा प्रमंडल, यहाँ पर देखेंगे दरभंगा प्रमंडल जो है आपका वो ये है। ठीक है, ये दरभंगा प्रमंडल है। फिर पूर्णिया प्रमंडल है, ये है आपका पूर्णिया प्रमंडल। और फिर क्या है? भागलपुर प्रमंडल, तो भागलपुर प्रमंडल जो है आपका वो ये है। ठीक है, यहीं पर देखेंगे मुंगेर प्रमंडल कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर प्रमंडल है। और मगध प्रमंडल कौन सा है? ये वाला आपका क्या है? मगध प्रमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रमंडलों की स्थिति है और सभी जितने भी बिहार के ज़िले हैं उनको प्रमंडलों में बांटा गया है। और कितने कुल प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग कि जो प्रमंडल है उनकी किन किन राज्यों से सीमा लगती है। जैसे प्रश्न ऐसे आ गया कि तिरहुत जो प्रमंडल है, जो आपका तिरहुत प्रमंडल है उसकी सीमा किससे लगती है? तो यहाँ पर देखेंगे जैसे गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, इनसे इसकी सीमा लगती है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार विजिट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है और पहला स्थान आपका किसका है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है और दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर जब बिहार का प्रश्न आएगा तो बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। ठीक है, 16वां प्रश्न है बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात बिहार का है 918, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 918। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। यहाँ पर 18वां प्रश्न देखेंगे बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 25.4%, यानी प्रति 10 वर्षों में। ठीक है, प्रति 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब कितनी वृद्धि दर है प्रति 10 वर्षों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कितनी है? 25.4%। अगला प्रश्न है बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? तो 61.8% बिहार की कुल साक्षरता है। 20वां प्रश्न है बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2%। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न है कुल साक्षरता जब आएगा तो आपका सही उत्तर होगा 61.8, और जब पुरुषों की साक्षरता आएगी तब क्या होगा? 71.2। यहाँ पर 21वां प्रश्न है बिहार की महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता 51.5% है और कहीं कहीं पर इसको 53.57 भी दिखा रहा है। तो इसको जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन वहाँ पर दे रखा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता कितनी है? कहाँ पर है? तो सहरसा में बिहार में सबसे कम साक्षरता है और कितनी है? 41.7%। ठीक है, तो यहाँ पर सहरसा की जो है लोकेशन देख लेते हैं क्या है बिहार में। सहरसा कहाँ पर है? तो ये आपका सहरसा ज़िला है और यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता दर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता क्या
किस जिले में है? सहरसा जिले में। और कितनी है? 41.7%। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो मुंगेर जिले में है बिहार में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर। और कितनी है? 65.53। ठीक है, 65.53%। तो यहाँ पर आपका मुंगेर सही हो जाएगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? मुंगेर में है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो रोहतास में है। और कितनी है? 82.9%। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये भी आपका रोहतास हो जाता है। और कितनी साक्षरता है रोहतास में? 73.4%। यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। तो इसलिए रोहतास की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर रोहतास कहाँ पर है। ये आपका रोहतास जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है और पुरुष भी यहाँ सर्वाधिक साक्षर हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो कटिहार में सबसे कम पुरुष हैं जो साक्षर हैं। ठीक है, कटिहार में। और सर्वाधिक कहाँ पर है? रोहतास में। ठीक है, तो यदि न्यूनतम आता है तो आपका कटिहार सही हो जाएगा। और यदि सर्वाधिक साक्षरता पूछता है तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? रोहतास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है जहाँ पर सबसे कम साक्षरता पाई जाती है? तो ऐसा जिला कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है, जहाँ पर 51.1% साक्षरता पाई जाती है। तो इसकी भी लोकेशन एक बार देख लेते हैं, बिहार में कहाँ पर है? पूर्णिया जिला। तो ये आपका पूर्णिया जिला है, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो वो है गोपालगंज आपका। और जहाँ पर लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? यहाँ पर 1021। ठीक है, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। यदि आप गोपालगंज की भी लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये है आपका यहाँ पर गोपालगंज। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये मुंगेर है, जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है। और कितना है? 876। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण आपका सबसे बड़ा जिला हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं पश्चिमी चंपारण की लोकेशन क्या है। तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण और यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और सर्वाधिक छोटा जिला भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये है सबसे छोटा जिला जिसको क्या कहते हैं? शिवहर। ठीक है, तो शिवहर सबसे छोटा है और सर्वाधिक बड़ा कौन सा है? आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और यहीं पर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। ठीक है, जिसकी लोकेशन अभी मैंने दिखाई। अब है 32वां प्रश्न, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, जहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, कैमूर की भी लोकेशन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर ये है आपका कैमूर, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम लोग यहाँ पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। शिवहर आपका सबसे छोटा जिला भी है बिहार का। तो यहाँ पर देख लेते हैं शिवहर कहाँ है आपका। ये लोकेशन है आपकी शिवहर की। ठीक है, ये बिहार का सबसे छोटा जिला भी है शिवहर। और यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या भी रहती है शिवहर में। और क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या भी रहती है शिवहर में, इसीलिए यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी शिवहर हो जाता है। और बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। यानी सबसे छोटा जिला भी है और सबसे ज़्यादा लोग भी शिवहर में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? यानी बताना है आपको बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो ये स्थान कौन सा है? किशनगंज। तो किशनगंज की लोकेशन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आपका है किशनगंज ये। ठीक है, किशनगंज की जो सीमा है
वो किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है औरंगाबाद में, ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? औरंगाबाद में। इसकी लोकेशन क्या है? ये है आपका औरंगाबाद, ठीक है। जब आप मैपिंग से किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो जल्दी से दिमाग में एकदम फ्रीड हो जाती है, इससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो औरंगाबाद में न्यूनतम वर्षा होती है और सर्वाधिक कहाँ होती है? किशनगंज में, ठीक है। इसकी सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। अब आते हैं 35वां प्रश्न है, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। और 37वां प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16। 38वां प्रश्न है, बिहार में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243। 39वां प्रश्न है, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75 हैं। और 40वां प्रश्न है, बिहार का जो राजकीय फूल है वो क्या है? गेंदा। 41वां प्रश्न है, राजकीय पक्षी है जो आपका वो कौन सा है? गौरैया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42वां, राजकीय पशु कौन सा है? तो बैल राजकीय पशु हो जाता है बिहार का। और बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है, ठीक है। ये आपका बोधि वृक्ष है राजकीय चिन्ह, ऐसा होता है। 44वां प्रश्न है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। यहाँ पर ध्यान देंगे, राजकीय जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है और राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? पीपल, ठीक है। 45वां प्रश्न है, राजकीय मछली क्या है? तो जो मांगुर प्रजाति है मछलियों में वह बिहार की राजकीय मछली है। 46वां प्रश्न है, राजधानी क्या है बिहार की? तो पटना है। 47वां प्रश्न है, बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कोसी है। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, बिहार का शोक, ठीक है। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार जो है सर्वाधिक शोक, बिहार का शोक, ठीक है। क्योंकि जो कोसी गंगा है ये सर्वाधिक मतलब मुड़ती है, सबसे ज़्यादा मोड़ लेती है, इस वजह से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगली नदी कौन सी है? गंगा है, सरयू है, गंडक है, कमला है, पेन्नार और पुनपुन नदियाँ, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं बिहार की। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि यह पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।